नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर सिंह राठौड़ वाईफाई समर्पण में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जो वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। साथ ही वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि आपको समय समय पे हमारे द्वारा दिए जाने वाले वीडियो स्टडी मटेरियल के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है साथियों, क्लास को कंटिन्यू करता हूँ। आज का अपना टॉपिक रहेगा मानव स्वास्थ्य एवं पोषण, ह्यूमन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की मैं चर्चा यहाँ करूँगा। इस टॉपिक के अंदर मैं फैट के बारे में पढ़ाऊँगा, वसा के बारे में, इसके साथ साथ प्रोटीन के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में और विटामिन की चर्चा मैं आपके साथ करूँगा। इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और अंत में लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ठीक है, देखो सबसे पहली बात आती है मानव स्वास्थ्य और पोषण से मैं शुरू करता हूँ। तो मानव से लेके फिर स्वास्थ्य की फिर पोषण की चर्चा मैं यहाँ करूँगा। तो देखो पहला शब्द आता है मानव। पहला शब्द क्या आता है? मानव। तो देखो मानव की उत्पत्ति हुई पूर्वी अफ्रीका से। कहाँ से हुई है? पूर्वी अफ्रीका से। अगला नाम आता है मानव का वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन के मैं बात कर रहा हूँ। मानव का वैज्ञानिक नाम, तो इनका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होमो सेपियंस होता है। क्या होता है? होमो सेपियंस होता है। ये लो, होमो सेपियंस हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मनुष्य का शरीर का औसत तापमान कितना होता है? तो देखो मनुष्य के शरीर का औसत तापमान वास्तव में होता है 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से और इसको राउंड ऑफ में लिखा जाता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसके साथ साथ इसको अगर फ़ारेनहाइट में देखा जाता है तो फ़ारेनहाइट के अंदर ये हो जाता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। र्यूमर के अंदर ये होता है 29.6 डिग्री र्यूमर और केल्विन के अंदर होता है 310। वैसे भी तापमान का ऐसा ही मात्रक केल्विन ही होता है। ठीक है ना। अगर ये कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार संबंध के बारे में पूछ लेते हैं कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर और केल्विन के मध्य संबंध क्या होता है। तो आपको संबंध याद करना है कि C/5 F-32/9 R/4 K-273/5 ये इनके मध्य संबंध होता है। ये कैसे आया, कैसे कन्वर्ट करना होता है, जब मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा उष्मा और तापमान, हीट एंड टेम्परेचर, फिजिक्स का टॉपिक है, उसमें इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से ज़्यादा समझा दूंगा। ठीक है, अगली बात आती है मनुष्य के शरीर का पीएच मान। अब ये पीएच मान क्या होता है? इसको बोला जाता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ह्यूमन बॉडी के अंदर पीएच मान कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का जो पीएच मान 7.0 से लेकर 7.8 तक होता है। कितना होता है? 7.0 से 7.8 तक। तो मैंने क्या बातें बताई आपको? औसत तापमान याद रखना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पीएच मान याद रखना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ वैज्ञानिक नाम याद रखना और आपको उत्पत्ति याद रखना। यह तो बातें ह्यूमन के बारे में, मानव के बारे में चर्चा की थी। अब मैं बात करूँगा स्वास्थ्य के बारे में। ठीक है, स्वास्थ्य के बारे में तो एक बार यहाँ तक क्लीन होता है, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखो स्वास्थ्य के जुड़ी हुई जो भी हमारी जानकारी होती है या जो गाइडलाइन होती है वो WHO जारी करता है। कौन जारी करता है? WHO। ये WHO क्या चीज़ होती है उसको मैं यहाँ समझाने का प्रयास आपके साथ करूँगा। देखो WHO जिसको बोला जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है। कहाँ पर है? जेनेवा में। और आपको जानकारी है जेनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। ठीक। इसकी स्थापना कब हुई? WHO की स्थापना कब हुई? तो देखो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं?
इसके स्थापना के दिन मनाते हैं। और स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान अध्यक्ष कौन है ये एक बार आपको मैं यहाँ बताऊंगा नहीं, क्यों? क्योंकि अभी जुलाई महीना चल रहा है और जब आपका एग्जाम होगा 2 महीने 3 महीने बाद, तो ये हो सकता है अध्यक्ष बदल जाए, ठीक है ना। उस समय एग्जाम की दृष्टि से थोड़ा करंट पढ़ के जाना, अध्यक्ष कौन होगा बदल सकता है, अभी बताइए जानकारी हो सकती है गलत हो जाए, ठीक है ना, उस एग्जाम की दृष्टि से। इसलिए अध्यक्ष को मैं छोड़ूंगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल रहेगा। स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर है। यही हमारे मानव स्वास्थ्य से जुड़ी हुई पोषण मान लो, जानकारियां मान लो, योग दिवस मान लो, या किसी भी प्रकार के बॉडी से जुड़ी हुई बातें, जैसे कोरोना चल रहा है तो इस पे भी गाइडलाइन कौन जारी करता है? WHO करता है। और भारत को अभी इसमें अध्यक्ष के तौर पे अनुमति मिली है और अपने जो डॉक्टर हर्षवर्धन है उनको यहाँ पे अध्यक्ष के तौर पे नियुक्त भी किया है। अगली बात कर रहा हूँ, ये पोषण क्या चीज़ होती है? यही पोषण WHO ही जारी करता है। गाइडलाइन इसके लिए कौन जारी करता है? WHO करता है। अब मैं पोषण के बारे में बात करूँ, और पोषण अच्छा होगा तो वो संतुलित भोजन कहलाएगा, और वो अच्छा नहीं होगा तो वो कुपोषण होगा। कुपोषण का हमारे टॉपिक से कोई संबंध नहीं। बात करेंगे अच्छे भोजन की, यानी मैं बात करूँगा संतुलित भोजन, बैलेंस डाइट, संतुलित भोजन। अब देखो नाम से पता है कि भोजन कैसा होना चाहिए? संतुलित होना चाहिए। आप ऐसा कहेंगे देखो भोजन होता है हम पर डे खाते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर वो भोजन अनुपातिक रूप से सभी पोषक तत्व मौजूद हो तो वो भोजन संतुलित भोजन कहलाएगा। यानी कि मनुष्य द्वारा ग्रहण किया जाने वाला वह भोजन जो प्रतिदिन, ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, मनुष्य द्वारा ग्रहण किए जाने वाला प्रतिदिन का वह भोजन जिसमें आनुपातिक रूप से सभी पोषक तत्व या कह दो अवयव मौजूद हो संतुलित भोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? संतुलित भोजन कहलाता है। संतुलित भोजन कहलाता है। और इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन ये आता है, संतुलित भोजन होता है या जो भी भोजन होता है उसकी मात्रा को किस में मापते हैं? तो कैलोरी में। भोजन की मात्रा को कैलोरी में मापते हैं। किस में मापते हैं? कैलोरी में मापते हैं। अगली बात आती है, ठीक है, एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन 2000 कैलोरी से लेकर 3500 किलो कैलोरी तक भोजन की आवश्यकता होती है। मैंने ऐसा क्यों लिखा? अगर व्यक्ति कठिन परिश्रम करने वाला 8 घंटे से ज़्यादा तो उसको 3500-3600, सामान्य 8 घंटे से कम काम करने वाला तो 3000, और कोई घर में 2 घंटे 3 घंटे काम करे तो 2200, 2400, 2600, गर्भवती महिलाओं को 2800, ये अलग अलग आंकड़ा होता है, ठीक है। 2000 से कम होगा तो व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा, बीमार हो जाएगा। और अगर आपने 3500 से भी ज़्यादा कर लिया, 3600 से भी ज़्यादा कर लिया तो फिर उसका पाचन नहीं होगा, और पाचन नहीं होगा तो फिर फैट बढ़ेगा, यानी आप कह सकते हो मोटापा हो जाएगा। तो 3500 से ज़्यादा भी काम का नहीं है, क्योंकि फिर पाचन नहीं करेगी बॉडी हमारी। और अगर 2000 से कम लिया तो भी हमारे शरीर के लिए फायदेमंद नहीं होगा। अब मैं बात करूंगा कि भोजन जो संतुलित भोजन है उसके कौन कौन से तत्व या अवयव होते हैं। संतुलित भोजन मनुष्य के द्वारा ग्रहण किए जाने वाला प्रतिदिन का वह भोजन जिसमें आनुपातिक रूप से सभी पोषक तत्व मौजूद। अब ये पोषक तत्व क्या है इसकी चर्चा मैं आपके साथ करूंगा।
और भोजन की मात्रा को किस में मापते हैं? कैलोरी में मापते हैं। और कितनी कैलोरी होनी चाहिए? 2000 से कम नहीं होनी चाहिए, 3500 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ कि संतुलित भोजन के अवयव कौन कौन से होते हैं। करेंगे संतुलित भोजन के अवयव। संतुलित भोजन के क्या पढ़ेंगे? अवयव पढ़ेंगे। तो देखो इसमें 6 प्रकार के तत्व मिलते हैं, तब आपका संतुलित भोजन कहलाता है। और वो कौन कौन से? नंबर 1 वसा, नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, नंबर 3 आपका प्रोटीन, नंबर 4 आपका विटामिन, और नंबर 5 खनिज लवण, और अंत में आता है जल। ये अगर किसी भी भोजन में ये तत्व मौजूद हो तो वह भोजन संतुलित भोजन कहलाता है। कौन सा भोजन कहलाएगा? संतुलित भोजन। अब देखो संतुलित भोजन में जो वसा होता है उसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सभी तत्व मौजूद होते हैं। विटामिन भी कार्बन तत्वों से मिलकर बना होता है। तो आप ऐसा कह सकते हो, 3 बातों को मैंने एक साथ लिखा, 4 बातों को। कौन कौन सी चीज़ है? वसा, वसा के बाद में कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद में प्रोटीन और विटामिन। ये कार्बन से बने होते हैं, इसलिए ये है कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। तो कार्बनिक यौगिक कौन से होते हैं? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन। इसके साथ साथ खनिज लवण और जल, इसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती है, इसलिए यह अकार्बनिक, कौन से? अकार्बनिक यौगिक होते हैं। कौन से होते हैं? अकार्बनिक यौगिक। तो एग्जाम में कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक नहीं है या होता है। तो आपको याद करना है, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन कार्बनिक है, जबकि खनिज लवण और जल अकार्बनिक यौगिक होते हैं। अब देखो वसा खाते हैं तो शरीर में इसका पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है और कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, लेकिन विटामिन का पाचन नहीं होता, अवशोषण होता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं। का नंबर 3 बात कहाँ तक लिखा मैंने? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इनका शरीर में पाचन होता है। क्या होता है? शरीर में पाचन होता है, जबकि विटामिन, खनिज लवण और जल, इनका अवशोषण होता है। इनका अवशोषण होता है, अवशोषण होता है। अब देखो, जिनका शरीर में पाचन होगा उसको शरीर को ऊर्जा मिलेगी। क्या मिलेगी? शरीर को ऊर्जा। तो वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का पाचन होने से इनको शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा। यानी ये जो बातें हैं, इन्हीं की बातें कर रहा हूं, यहां पे मैं आपको लिख देता हूं। इनसे शरीर को ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा मिलती है, जबकि विटामिन, खनिज लवण और जल, इनसे शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती। क्या नहीं मिलती? ऊर्जा नहीं मिलती है। ठीक है, अब देखो कितनी क्या ऊर्जा मिलती है वो समझ लो। सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं वसा की। तो 1 ग्राम वसा में लगभग 9.5 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो 1 ग्राम वसा से कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है? 9.5। कार्बोहाइड्रेट की मैं बात कर रहा हूं तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन से 1 ग्राम प्रोटीन से लगभग 4 से लेकर 4.5 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, जबकि विटामिन से मिलती नहीं है, खनिज लवण से मिलती नहीं है और जल से मिलती नहीं। ये बातें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन चारों ही कार्बनिक, खनिज लवण, जल अकार्बनिक। ठीक है, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का पाचन, विटामिन, खनिज लवण और जल का अवशोषण।
ठीक है। उसके बाद में वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन से शरीर को ऊर्जा मिलती है, जबकि विटामिन, खनिज लवण और जल से शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती। अगली बात, 1 ग्राम वसा से 9.5 किलो कैलोरी ऊर्जा, जबकि कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2, प्रोटीन से 4 से 4.5 तक। अब बात करते हैं कि वसा क्या करता है। तो वसा शरीर में ऊर्जा बैंक की तरह कार्य करता है। किससे काम करता है? ऊर्जा बैंक की तरह। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन क्या करता है? ये शरीर का निर्माण में सहायक होता है। जबकि विटामिन क्या करता है? यह हमारे शरीर की उपापचयी क्रियाओं पे कंट्रोल करता है। उपापचयी क्रिया, ये उपापचयी मेटाबॉलिक रेट क्या होती है? सांस, श्वसन दर, हृदय का धड़कना, किडनी का काम करना, ये सब उपापचयी क्रियाएं होती हैं। खनिज लवण शरीर के लिए अति आवश्यक होते हैं और जल का आपके बारे में पता है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा इन सब में, नंबर 1 लेता हूं वसा के बारे में, ठीक है। तो वसा के बारे में बात कर रहे थे हम फैट के बारे में, यानी कि संतुलित भोजन के प्रमुख तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व आता है आपका फैट। इस वसा शब्द का पूरा नाम क्या होता है? वसा शब्द का पूरा नाम होता है, एप का होता है फाइल, क्या होता है? फाइल। एक आपका होता है एलोकेशन और टी का मतलब होता है टेबल, ठीक है, टेबल। अब मैं बात करूंगा कि ये जो वसा है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, तो वसा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग क्या था? ब्लूर ने, ब्लूर नाम का वैज्ञानिक है जिसने वसा शब्द का प्रयोग किया। इससे पहले इन शब्दों को कार्बनिक यौगिक के नाम से ही जाना जाता था। अगली मैं बात करूं कि जो वसा है, इसका शरीर में सबसे अंत में पाचन होता है। आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर हम घर पे सामान्य कोई संतुलित भोजन में आपका वनस्पति या सब्जी रोटी खाते हैं तो अपने को 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे बाद भूख लग जाती है। लेकिन जिस दिन अगर हम घी खाए या लड्डू खाए या नॉनवेज खाए तो हमारे को भूख लंबे समय के बाद में पता चलता है, क्योंकि वसा का पाचन शरीर में सबसे अंत में होता है। देखो, हम जो भोजन करते हैं वो लगभग 4 घंटे आमाशय में जाता है, ठीक है। आमाशय के बाद में वो भोजन छोटी आंत में 2 घंटे में पाचन हो जाता है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति को 6 घंटे बाद में भूख लग जाती है, नॉर्मल ये होता है। लेकिन जिस दिन अगर हम नॉनवेज खाते हैं या वसा युक्त भोजन करते हैं तो अपने को वो भूख लगने का जो समय अंतराल है वो 10 से 12 घंटे तक चला जाता है, ठीक है ना। तो इसी को हम वसा कहते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हो, अधिक वसा का शरीर में सबसे अंत में पाचन होता है। तो शरीर में सबसे अंत में पाचन किसका होगा? तो ऑप्शन आपके पास आएंगे कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन या प्रोटीन। तो आपका जवाब देना है वसा का होता है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति लगातार वसा का इस्तेमाल करता है, लड्डू ज़्यादा खाता है या नॉनवेज ज़्यादा खाता है, घी तेल ज़्यादा खाता है, तो व्यक्ति मोटा हो जाता है। तो अधिक वसायुक्त भोजन करने से अधिक वसायुक्त भोजन मोटापे का कारण बनता है। किसका कारण? मोटापे का कारण बनता है, ठीक है। अब बात आती है वसा में ऐसा होता क्या है। तो वसा के अंदर देखो, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। अब इसका कितना कितना हिस्सा होता है यह निश्चित नहीं होता। इतना जरूर कर सकते हो, वसा में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक, जबकि ऑक्सीजन की मात्रा न्यूनतम होती है। कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा और ऑक्सीजन की मात्रा सबसे कम होती है, ठीक है। अब देखो, जो कार्बन होता है, थोड़ा सा एक बार डिवीजन करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। वसा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था ब्लूर ने।
वसा का शरीर में सबसे अंत में पाचन होता है, सबसे अंत में पाचन होता है। अधिक वसा युक्त भोजन करने से मोटापे का कारण बनता है। और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन किस में पाया जाता है? वसा में। इनके मध्य कोई निश्चित अनुपात होता नहीं। इतना कह सकते हो कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा और आपके ऑक्सीजन की मात्रा सबसे कम होती है। आगे की ओर बढ़ते। अब मैं बात करूंगा कि अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा वसायुक्त भोजन करता है तो उसका पाचन होता क्या है, या उसके पाचन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखो, सबसे पहले जो हम वसा खा रहे हैं यानी कि हम फैट ले रहे हैं, उसके बड़े बड़े कण होते हैं, बड़े बड़े टुकड़े होते हैं। यानी आपने घी देखा होगा, ठीक है, नॉनवेज देखा होगा, या तेल लेते हैं तो उसके कण मोटे होते हैं। उन कणों को तोड़ने को इमल्सीकरण कहते हैं, ठीक है ना। तो शब्द आता है इमल्सीकरण। क्या होता है इमल्सीकरण? इमल्सीकरण को बोला जाता है पाइसीकरण। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि पाइसीकरण का संबंध किससे है? वसा से। इमल्सीकरण का संबंध किससे? वसा से। या पूछा जा सकता है इमल्सीकरण क्या होता है? तो वसा के कणों को तोड़ना। तो वसा के कणों को तोड़ना क्या कहलाता है? पाइसीकरण कहलाता है या इमल्सीकरण कहलाता है। अब मैं बात करूंगा कि 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो 9.5 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा इसी से मिलती है, ठीक है। अगली बात आती है कि मनुष्य के शरीर में मुद्रा बैंक की तरह काम कौन करता है? यानी ऊर्जा बैंक या मुद्रा बैंक की तरह काम करने वाला वसा ही होता है। अब वसा कितने प्रकार का होता है? तो वसा 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2। वो 2 कौन कौन से आप समझने का प्रयास करना मेरे साथ। वसा के प्रकार, वसा के प्रकार। तो वसा कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? नंबर 1 बात, ठीक है। पहला आपका आता है संतृप्त वसा। दूसरा आपका आता है असंतृप्त वसा। असंतृप्त वसा। अब दोनों में क्या फर्क है? ऐसी वसा जिसके कण मोटे होते हैं, जिसकी वजह से सामान्य तापमान पे वो जम जाता है, जैसे घी, पनीर, ठीक है, और आपका घी, पनीर, मक्खन, नारियल का तेल, ये संतृप्त वसा कहलाती है। दूसरी बात, असंतृप्त वसा, ऐसी वसा जो सामान्य अवस्था पे जमती नहीं है, जैसे सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, अरंडी का तेल, मूंगफली का तेल, सूरजमुखी का तेल, ये सभी तेल, इन तेलों को मैं एक साथ एक शब्द में दे देता हूं, सभी वनस्पति तेल। तो सभी वनस्पति तेल क्या है? आपका असंतृप्त। आपको पता है जो भी तेल होते हैं सिर्फ नारियल को तेल को छोड़ के सामान्य अवस्था पे जमते नहीं हैं, इसलिए वो क्या कहलाएंगे? असंतृप्त वसा। इसी के अंदर एक शब्द आता है हाइड्रोजनीकरण। क्या शब्द आता है? हाइड्रोजनीकरण, जिसका आपको बोलते हैं डालडा घी, नाम सुना होगा। ये डालडा घी किससे बनता है, क्या बनता है, थोड़ा सा आपको यहीं मैं आपको समझा देता हूँ। तो अगला शब्द होता है हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण क्या है? हाइड्रोजनीकरण। अब यह हाइड्रोजनीकरण क्या होता है? देखो, अभी आपने पढ़ा संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। देखो, पहले मैं लेता हूं असंतृप्त वसा। असंतृप्त वसा और असंतृप्त वसा में आपने लिखा वनस्पति तेल। कौन सा? वनस्पति तेल। अब देखो, वनस्पति तेल कोई सा भी हो सकता है, सरसों का, मूंगफली का, सोयाबीन का, अरंडी का, सूरजमुखी का, ठीक है, ये सारे वनस्पति तेल। जब वनस्पति तेलों को हाइड्रोजन की, देखो गैस होती है हाइड्रोजन और एक उत्प्रेरक होता है निकल। 2 शब्द बोल रहा हूं, एक तो है हाइड्रोजन गैस,
दूसरा आएगा निकल उत्प्रेरक। अब ये निकल क्या होता है, ये चीज़ आपको पता ही है, ये उत्प्रेरक होता है, रेडॉक्स जिसको बोलते हैं। जब वनस्पति तेलों को निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो वह वनस्पति तेल वनस्पति घी में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? वनस्पति घी। और इस वनस्पति घी को हम बोलते हैं डालडा, ठीक है ना। तो वनस्पति तेलों को निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर वनस्पति तेल वनस्पति घी में बदल जाता है, जिसे हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। जो असंतृप्त वसा थी वो बदल के किस में आ गई? आपके संतृप्त वसा में आ गई। इस विधि को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। लेकिन हाइड्रोजनीकरण विधि जो है, यानी जो डालडा घी का जो निर्माण हुआ, वो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। कैसा होता है? नुकसानदायक होता है। अब देखो क्यों नुकसानदायक होता है। अगर कोई व्यक्ति डालडा घी का ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो उसको फेफड़ों का कैंसर हो जाता है। किसका कैंसर हो जाता है? फेफड़ों का कैंसर। तो फेफड़ों का कैंसर होने के पीछे उत्तरदायी कारण क्या है? निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजनीकरण क्या है? वनस्पति तेलों को वनस्पति घी में बदलना, डालडे का निर्माण करना। यह भी पूछा जा सकता है हाइड्रोजनीकरण विधि में कौन सी गैस का इस्तेमाल होता है? हाइड्रोजन गैस का। यह भी पूछा जा सकता है हाइड्रोजनीकरण के अंदर कौन सा उत्प्रेरक होता है? तो निकल उत्प्रेरक होता है, ठीक है। दोस्तों ये था आपका वसा के बारे में, जिसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। जो साथी जुड़े हुए हैं प्लीज़ एक बार लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और वाईफाई समर्पण चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, साथ ही कमेंट जरूर करना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय समर्पण।